अस्सलाम वालेकुम। द चैप्टर ऑफ डीलिंग विद कंपटीशन चल रहा है और लेट्स सी के डीलिंग विद कंपटीशन में लास्ट और फाइनलाइज स्लाइड्स क्या हैं। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने जो है 5 एंट्रेंस पढ़े हैं। मेजर 5 एंट्रेंस क्या है जो कंपटीशन जो है वो पोज करते हैं या जो थ्रेट होता है जिसकी वजह से एस्टेब्लिश्ड कंपनीज को मार्केट लीडर्स क्या है, मार्केट फॉलोअर्स, चैलेंजर्स, नीश मार्केटर्स कौन है, चैलेंजर्स की क्या स्ट्रेटजी होती है, डिफेंस स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, मेजर अटैक स्ट्रेटजीज कौन सी हैं। ये चीजें जो है हमने देखी हैं पिछले जो है 2 पार्ट्स के अंदर। अब हम देखेंगे मजीद के डीलिंग विद कंपटीशन के चैप्टर में हमें क्या पता चलता है। और लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर का स्टार्ट एक तस्वीर से है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में स्ट्रेटजी पढ़ी थी, बाईपास स्ट्रेटजी। बाईपास स्ट्रेटजी के अंदर ये था कि आप जो है अपने कंपेटिटर के इजियर मार्केट एरिया से जो है उसके मार्केट शेयर को ग्रैब कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि पेप्सी बाइज गेटोरेड इन अ बाईपास स्ट्रेटजी। पेप्सी ने गेटोरेड को बाईपास स्ट्रेटजी के थ्रू खरीद लिया है। और गेटोरेड क्या है? गेटोरेड एक फूड ब्रांड है जो कि मेजरली स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के अंदर स्पेशलाइज करता है। तो पेप्सी ने इसी तरह उसके मेजर एरियाज को, जो इजियर एरियाज थे जहाँ पे गेटोरेड ने अपनी अभी तक रूट्स को मजबूत नहीं किया था, उन एरियाज के अंदर अपनी प्रेजेंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना के और अपनी मजीद अच्छी पोजीशनिंग करके, कस्टमर के माइंड में बेटर पोजीशनिंग करके पेप्सी ने अपने जो है वो गेटोरेड को उन एरियाज के थ्रू उन एरियाज में वॉश आउट करना स्टार्ट किया और उसके शेयर्स को गेन करना स्टार्ट किया। तो वंस पेप्सी ने गेटोरेड के शेयर्स को बाय करना स्टार्ट किया तो बाईपास स्ट्रेटजी के थ्रू खुद ब खुद गेटोरेड जो थी वो पेप्सी के अंडर आ गई। तो ये एक जो है डायग्राम के थ्रू या एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन के थ्रू इस चैप्टर का स्टार्ट है। अच्छा, स्पेसिफिक अटैक स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? पहले हमने जनरल अटैक स्ट्रेटजीज पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, जिसके अंदर फ्रंटल अटैक था और फ्लैंकर अटैक था और इस किस्म की जो है ना स्ट्रेटजीज थी। कॉन्ट्रेक्चुअल डिफेंस था, काउंटर फीड थी। इस किस्म की हमने जनरल अटैक स्ट्रेटजीज पढ़ी थी। नाउ वी विल सी द स्पेसिफिक अटैक स्ट्रेटजीज कि स्पेसिफिकली अटैक स्ट्रेटजी अगर आपने यूज करनी हो तो आप क्या जो है कस्टमर के लिए स्पेसिफिकली क्या अटैक स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज अपने कंपेटिटर के ऊपर विन गेन करने के लिए आप इमीडिएट बेसिस पे प्राइस डिस्काउंट दे सकते हैं, विच मीन्स कि आप कंपेटिटर की निस्बत अपने प्रोडक्ट्स को डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर सेल करें। तो इससे क्या होगा कि यकदम एक जो है ऑर्गेनिक मार्केट आपके ब्रांड की तरफ या आपकी कंपनी की तरफ या आपकी शॉप की तरफ क्रिएट होगी। तो डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स को देना आपकी एक स्पेसिफिक अटैक स्ट्रेटजी होगी जो कंपेटिटर को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है वो टफ कंपटीशन देगी। नेक्स्ट वन इज लोअर प्राइस्ड गुड्स। ठीक है, प्राइस डिस्काउंट्स हो गए, फिर लोअर प्राइस्ड गुड्स हो गए। प्राइस डिस्काउंट्स आप सीजनल बेसिस पे देते हैं या ओकेजनल बेसिस पे देते हैं, सेल जो कभी कभार दे देते हैं आप प्राइस डिस्काउंट। लेकिन लोअर प्राइस्ड गुड्स क्या है? लोअर प्राइस्ड गुड्स है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने गुड्स को कंपेटिटर के निस्बत लो प्राइस्ड जो है वो उनकी प्राइसिंग लोअर उनसे रख के आप उनको कंपटीशन दे रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस वॉलमार्ट की क्या है प्राइसिंग अटैक स्ट्रेटेजी? एवरीडे लो प्राइसेस। तो उन्होंने अपनी पोजीशनिंग ही या अपने कंपटीशन ही अपनी स्ट्रेंथ ही लो प्राइस को बनाया। नेक्स्ट वन इज वैल्यू प्राइस्ड गुड्स। वैल्यू प्राइस्ड गुड्स है, एक तो है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ये है कि वो जितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो उसके बराबर उसकी कॉस्ट है। दूसरी उसकी वो कॉस्ट है जो कि कस्टमर उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग लगाता है। फॉर इंस्टेंस कि कस्टमर कितना जो है इम्पोर्टेंस समझता है उस प्रोडक्ट को या उसकी नज़र में उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू की बेस पे जो है उसकी नज़र में जो है एक प्राइस होती है। फॉर इंस्टेंस कस्टमर की नज़र में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जो है वो थोड़ी प्रीमियम प्राइसिंग होगी या उनकी हाई प्राइस गुड्स होते हैं वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी तरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं या वैल्यू प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कस्टमर इस किस्म की
प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो अगर लो प्राइस उनको मिलेगी तो वो उसका जो है वो क्वालिटी, उसके जहन में जो इस किस्म की परसेप्शन आएगी कि इसकी क्वालिटी इस प्रोडक्ट की जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो इसी तरह वो जो उस कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइसिंग करना, इस चीज को कहा जाता है वैल्यू प्राइस्ड गुड स्ट्रेटजी। इसी तरह प्रेस्टीज गुड स्ट्रेटेजी, प्रेस्टीज के अपने आप को आप जो है एक लग्जरी के जोन में डाल दें कि आपके जो गुड्स हैं वो लग्जरी के जोन में फॉल करते हैं। जब आपके गुड्स लग्जरी के जोन में फॉल करते हैं तो वो प्रेस्टीज गुड्स हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस स्पाज हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, सेंट्रल हीटिंग ऑफ द हाउसिंग हो गई, सेंट्रल, तो इस किस्म की चीजें जो है ये प्रेस्टीज के अंदर आ जाती हैं। तो जो इस किस्म के लाइक ब्रांडेड वॉशरूम्स हो गए, तो ये अगर प्रेस्टीज गुड्स के अंदर या लग्जरी ऑफ लाइफ के अंदर आ जाती है तो इसकी जो है प्राइसिंग जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी प्रेस्टीज वाली होती है, विच मीन्स हायर देन द नॉर्मल होती है। और जब आप हायर देन द नॉर्मल जो है गुड्स की प्राइस रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली आप कंपेटिटर के ऊपर जो है एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तो एक प्रेस्टीज का प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तो कि आपका ब्रांड जो वो एक लग्जरी ब्रांड है। तो कंपेटिटर को आपके लग्जरी ब्रांड को मीट करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन, कि आप कंपेटिटर को इतना जो है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर इतने वेरिएंट्स लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू फ्लेवर, अकॉर्डिंग टू फ्रेग्रेंसेस, अकॉर्डिंग टू पैकेजिंग, अकॉर्डिंग टू शेप्स एंड साइजेस। तो इतनी आप उसके अंदर जो है वुसअत ले आते हैं कि कंपेटिटर के लिए मुश्किल हो जाता है आपकी उस वुसअत को मीट करना। फॉर इंस्टेंस एक जो है ब्यूटी क्रीम है वो साशे में भी मौजूद है, वो एक छोटी बॉटल में भी मौजूद है, फिर वो एक जार में भी मौजूद है, फिर वो जार के अंदर भी 10 किस्म के साइज हैं जार के, एक पर्स साइज जार है, फिर उसके बाद एक नॉर्मल जार है, फिर एक फैमिली जार है, एक एक्स्ट्रा पम्प बॉटल है, फिर वेरियस इस किस्म की चीजें। तो जब आप प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन जो है बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंट प्रोलिफरेट कर देते हैं या फैला देते हैं, वुसअत दे देते हैं अपनी प्रोडक्ट को इन द फॉर्म ऑफ वेरिएंट्स, तो वो भी कंपेटिटर के लिए जो है उसको अटैक करने के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या काफी व्हाट टू से लाइक प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन एक बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो जाती है कंपेटिटर के अगेंस्ट अटैक करने में। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट इनोवेशन, एज द नेम शोज कि आप अपनी प्रोडक्ट में समथिंग न्यूनेस का फैक्टर लाते हैं, कि आपकी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी वाइज इम्प्रूव्ड है या आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च वाइज इम्प्रूव्ड है। फॉर इंस्टेंस एक एड है मोरिना का बीएफ का, जिसके अंदर कहते हैं कि पता नहीं किस मुल्क के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करके बताया कि बच्चों के लिए ये चीज होनी चाहिए, विच मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च का फैक्टर या रिसर्च के इनोवेशन का फैक्टर जो है वो मौजूद है। तो ये चीज जो है आपके कंपेटिटर के लिए अटैक का बायस बनती है। लाइक अगर इसके मोरिनागा के अगेंस्ट कोई भी जो है बच्चों की क्या होते हैं ये जो पाउडर डालना होता है दूध के अंदर, तो ये जो एनर्जी पाउडर्स का जो है कोई ब्रांड होगा तो उनको भी अपने आप को इससे ज्यादा ही बेहतर ही बताना पड़ेगा कि अगर मोरिना का जो है वो यूके के या यूएस के साइंटिस्ट ने अप्रूव किया तो आप अब अपने जो है अटैक की स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे। इसी तरह आप इम्प्रूव्ड सर्विसेज दें, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इनोवेशन लाएं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट येट इग्नोर्ड फैक्टर है इसके अंदर, मार्केटिंग के अंदर, कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंपनीज जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्लेस कर सकती हैं या बहुत ज़्यादा कंपेटिटर के रिलेटिव अपने आप को जो है अच्छा प्लेस कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंटेंस है, ठीक है, या आपकी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि हर कस्टमर को जब भी उसको जरूरत है उसको नियर बाई जगह से वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इस तरह से इफेक्टिव हुई है कि उसको मिल जाएगा, तो वो ये भी चीज जो है कंपेटिटर के लिए जो है काफी थ्रेट का बायस बनती है। फॉर इंस्टेंस पेप्सी या कोका कोला को अब तक कोई मार्केट में बीट क्यों नहीं कर पाया, इस बिकॉज ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो कोई और जो है ड्रिंक अब तक उस डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल को पहुंच ही नहीं सकी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आप इनोवेशन लेके आते हैं, फॉर इंस्टेंस फिजिकली या आउटलेट के थ्रू तो आपकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो ही रही है, अब आप जो है वो ऑनलाइन भी अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या और कोई मीन जो है इनोवेशन आप लेके आते हैं अपनी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो ये भी आपके कंपेटिटर के लिए जो है वो काफी प्रेशर का बायस बनेगा या उनके लिए जो है काफी प्रेशर पॉइंट क्रिएट करेगी, आपके लिए प्लस पॉइंट क्रिएट करेगी। नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिडक्शन।
ये स्ट्रेटेजी के अंदर आप अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस करते हैं, और जब आप अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस करते हैं तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होती है उसकी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड होती है। तो जब आपकी फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस होती है तो आप जो हो अपने कंपेटिटर के साथ जो है एक कंपटीशन के या अटैक के जोन में आ जाते हो कि आपका कंपेटिटर जो है वो आपसे हाई प्राइस प्रोडक्ट ले रहा होता है, तो आप सेम क्वालिटी विद लो प्राइस तो दे रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स ये उनके लिए अटैक की स्ट्रेटेजी बन जाती है। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग प्रमोशन। जो दिखता है वो बिकता है, ये पुराना असूल है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंटेंसिवली एडवर्टाइज करेंगे और कोई भी ऐसा कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे कस्टमर के पास अपॉर्चुनिटी हो आपकी प्रोडक्ट को देख सकें, आपकी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो सके और आपको अपॉर्चुनिटी ज़ाया होने दें। लाइक सोशल मीडिया है, टीवी है, इसी तरह जनरल स्टोर्स के ऊपर छोटे वो जो पम्फलेट्स टाइप या फ्लायर्स टाइप लगाना, जनरल स्टोर्स को जो है एक मेक ओवर देना जिसके अंदर आपके ब्रांड की जो है वो कलर्स मौजूद हो, आपके ब्रांड का नेम मौजूद हो, उसको उस फ्रिज प्रोवाइड करना या उसके इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन करके देना, तो ये इस किस्म के ये इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग प्रमोशन है जहां आप कोशिश करते हो कि कस्टमर को आपका ब्रांड हर जगह नजर आए। तो ये चीज आती है आपकी इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में। और ये कंपेटिटर को, क्योंकि आपका प्रोडक्ट हर जगह दिख रहा होता है, जब हर जगह दिख रहा होता है तो इट मीन्स वो इजीली अवेलेबल होता है। जब इजीली अवेलेबल होता है तो कस्टमर क्यों एफर्ट करके जो है वो कंपेटिटर का प्रोडक्ट कहीं दूर से लेने जाएगा। ठीक है, ओकेजनल बेसिस पे हो भी सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा लॉयल कस्टमर हैं आप दूर तक ट्रैवल करके भी जाके कंपेटिटर का प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के ऊपर जो है वो लोग ज्यादा चलते हैं तो उसको जो है वो बाय करेंगे। अब देखते हैं हम मार्केट फॉलोअर स्ट्रेटेजी। मार्केट फॉलोअर स्ट्रेटेजीज जो हैं, मार्केट फॉलोअर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, मार्केट फॉलोअर्स वो हैं जिनका अपनी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती, और वो मार्केट लीडर को के मूव्स का या कंपेटिटर्स के मूव का वेट करते हैं कि वो क्या करते हैं, और जो वो करेंगे ये लोग, ये भी जो फॉलोअर्स हैं ये भी एज इट इज वही ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि मार्केट फॉलोअर की क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। मार्केट फॉलोअर की पहली जो स्ट्रेटेजी होती है वो है काउंटरफीटिंग। और काउंटरफीटिंग क्या है कि प्रोड्यूसिंग द कॉपीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मार्केट लीडर, और लुक लाइक पैकेजिंग दी जाती है उसके अंदर, उसको काउंटरफीट कहा जाता है। तो मार्केट लीडर की प्रोडक्ट को जो है वो समहाउ उसके टेस्ट के साथ मैच किया जाता है, लुक के साथ मैच किया जाता है, और पैकेजिंग को जो है वो लोकल चेंजेस, माइनर चेंजेस होते हैं लेकिन लोकल लाइक होते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा कीन जो है कीनली ऑब्जर्व ना करे तो वो ऑब्जर्व नहीं होते, तो ये काउंटर फीटिंग होती है। अब मार्केट फॉलोअर क्योंकि मार्केट लीडर को फॉलोअर कर रहा होता है तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि काउंटर फीटिंग करें। सेकेंड वन इज क्लोनर। तो क्लोनर स्ट्रेटेजी क्या होती है कि कॉपिंग द लीडर प्रोडक्ट एज वेल एज नेम एंड पैकेजिंग विद स्लाइट वेरिएशन। ठीक है, तो क्लोनर प्रोडक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट को एज इट इज कॉपी किया जाता है, और कॉपी करने के बाद उसकी पैकेजिंग को भी कॉपी किया जाता है, उसके लेबलिंग को भी कॉपी किया जाता है, और फिर जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो क्लोन क्या होता है उस चीज की एग्जैक्ट कॉपी। फॉर इंस्टेंस मेरे जैसा एक और बंदा आ जाए वो मेरा क्लोन कहलाएगा। तो क्लोनर भी वही होता है कि उस जैसा एक एग्जैक्ट बना के जो है वो मार्केट में ब्लैक में बेचा जा रहा होता है। नेक्स्ट वन इज इमिटेशन। इमिटेशन में क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ मार्केट लीडर प्रोडक्ट हाउएवर डिफरेंशिएटिंग इट इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग एंड प्राइसिंग। इमिटेशन में ये होता है जिस तरह वो होता है ना कि फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, तो एक तो ब्रांड की ओरिजिनल कॉपी होती है, सेकंड होती है उसकी इमिटेशन कॉपी विच मीन्स उसकी फर्स्ट कॉपी होती है। अब वो जो है वो बिल्कुल देखने में सेम टू सेम लगती है, लेकिन उसका जो है वो क्या होता है उसकी प्राइसिंग में डिफरेंस आता है। ठीक है, स्टाइल फॉर इंस्टेंस उसी डिजाइनर का स्टाइल फॉलो करते हैं, सेम टू सेम वैसी कढ़ाई हर चीज वैसे ही होता है, लेकिन क्योंकि वो डिजाइनर का टैग नहीं होता उसके ऊपर तो वो इमिटेशन होती है उसकी। जिस तरह गोल्ड ज्वेलरीज के अंदर इमिटेशन ज्वेलरीज के अंदर बिल्कुल आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि वो गोल्ड की ज्वेलरी है या नहीं है, तो ये इमिटेशन होती है। नेक्स्ट वन इज अडेप्टर स्ट्रेटेजी। अडेप्टर स्ट्रेटेजी के अंदर मार्केट फॉलोअर लीडर के प्रोडक्ट को अडेप्ट करता है, लीडर के प्रोडक्ट को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको अपने तरीके से अडेप्ट करता है और वो ट्राई करता है कि उसको बेटर बनाए। तो ये चीज होती है अडेप्टर स्ट्रेटेजी।
अच्छा, मार्केट नीशर स्ट्रेटेजी। नीश क्या है? मार्केट नीश की यही स्ट्रेटेजी है कि वो एक मैस मार्केट को छोड़ के, नंबर ऑफ कस्टमर्स को छोड़ के एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की तरफ फोकस्ड हो जाता है। वो कहलाती है मार्केट नीश। लाइक मैं कहूँ कि इतने बड़े पाकिस्तान के कस्टमर्स को छोड़ के सिर्फ जो है वो उन कस्टमर्स को फॉलो किया जाए जो कि वीट एलर्जी से सफर करें, तो वो बहुत ही कम तादाद में होगी, लाइक 1% हो में भी। इसी तरह बहुत सारी चीजें, इतने पूरे पाकिस्तान को छोड़ के सिर्फ वेजिटेरियंस को फॉलो किया जाए, या बहुत सारी इस किस्म की स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं ना, लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग को फॉलो किया जाए। हालांकि ओवरऑल यहाँ पे जो है एलर्जी का रेशो बहुत कम है, तो बहुत जो कम रेशो वाले लोग हैं उनको फॉलो किया जाए। तो ये नीश की स्ट्रेटेजी होती है कि वो मैक्सिमम गेन करते हैं एक छोटे कंज्यूमर या सेगमेंट से। तो ये होती है मार्केट नीश की स्ट्रेटेजी कि वो मैस मार्केट को छोड़ते हैं और वो एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को चूज करते हैं और वहां से अपने प्रोडक्ट्स उनके लिए कस्टमाइज करके प्रोड्यूस करते हैं, और जब उनके लिए कस्टमाइज करके प्रोड्यूस करते हैं तो वो हाई प्राइस पे बेचते हैं, तो वो अर्न भी अच्छा खासा कर लेते हैं। अच्छा, कंपनी की दो ओरिएंटेशन है, कंपेटिटर सेंटर्ड एंड कस्टमर सेंटर्ड। नाम से जाहिर है कंपेटिटर सेंटर्ड ओरिएंटेशन है कि आप कंपेटिटर की ईच एंड एवरी स्ट्रेटजी के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर नजर रखें और उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को असेस और रीअसेस करते रहें कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर, क्योंकि आप कोई भी कंपेटिटर की स्ट्रेंथ को अनअटैक नहीं जाने देना चाहते, किसी थ्रेट को जो है अनअटेंडेड नहीं जाने दिया चाहते। तो कंपनी की वो ओरिएंटेशन जिसके अंदर कंपेटिटर ओरिएंटेशन होती है या कंपेटिटर को फोकस बनाया जाता है, वो कहलाती है कंपेटिटर सेंटर्ड। और कस्टमर सेंटर्ड कौन सी है? जिसके अंदर कस्टमर को जो है फोकस बनाया जाता है कि कस्टमर जो है वो उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दिए जाएं, उसके लिए वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाए, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्रिएट हो। लास्ट स्लाइड है जिसके अंदर जो है एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जा रही है कि आप किस तरह से एक कैटेगरी लीडर को अटैक कर सकते हो। अगर द बेस्ट वे टू चैलेंज अ लीडर, अगर आप लीडर को सिर्फ चैलेंज करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, उसकी स्ट्रेंथ्स को अटैक करो। विच मीन्स कि अगर आप लीडर को जो है सिर्फ एक टफ टाइम देना चाह रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर अटैक करो। लेकिन अगर आप लीडर को, द बेस्ट वे टू अटैक अ लीडर, उसको अटैक करना चाह रहे हो, ठीक है, और आप उसके साथ जो है एक डायरेक्ट वॉर में भी नहीं जाना चाह रहे, तो आप उसकी वीकनेसेस के ऊपर अटैक करो। ठीक है, तो ये चीजें थी डीलिंग विद मार्केट कंपटीशन के चैप्टर में से। अब हमने जो है ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आई थिंक आपको क्वाइट क्लियर है, होप क्लियर होगा ये चैप्टर, काफी एलेबोरेटिव तरीके से आपको स्ट्रेटेजी समझा दी गई है। Still, if you have any question, you can always contact me. Thank you so much.